हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम काफ़ी लंबे समय के बाद ऑनलाइन क्लास ले सके हैं। इसके पीछे कुछ कारण था, लेकिन आप सभी चिंता मत कीजिए। हम निश्चित रूप से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आप पूरे विश्वास के साथ एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। आप नियमित रूप से हमें ऑनलाइन फॉलो करते रहिए, हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए और जो कुछ भी हमारा स्टडी मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। इसके पहले के क्लास में हम लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के संबंध में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। मैं इसके पहले के क्लास में इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। आर्थिक क्रियाएं विशेष रूप से ऐसी क्रियाएं जो इनकम जनरेट करने में सहायक होती हैं, जिनसे हमें आर्थिक आय प्राप्त होती है। केवल और केवल वही क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। वैसी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है, आर्थिक क्रियाओं में उनको शामिल नहीं किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीयक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना होता है। हम प्राथमिक संसाधनों का दोहन करके आय अर्जित करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, वानिकी, खनन इत्यादि क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं ऐसी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत हम कच्चे माल को संसाधित करते हैं और विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। विशेष रूप से फैक्ट्री के अंतर्गत संपादित होने वाली समस्त क्रियाएं द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ही आज हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। विशेष रूप से फैक्ट्री और मशीनों के द्वारा उत्पादित होने वाली या संपन्न होने वाली क्रियाएं ही आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रिया का संबंध सेवा क्षेत्र से है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न सेवाओं का उपभोग करते हैं, जैसे बैंकिंग हुआ, परिवहन हुआ और वित्त हुआ। ठीक है, बहुत सारी सेवाओं का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और उन सेवाओं के बदले हम कुछ शुल्क अदा करते हैं या हम विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। रेस्टोरेंट से संबंधित सेवाएं भी होती हैं, तो हम विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ शुल्क प्राप्त होता है, जो हमारी आय होती है। यही तृतीयक आर्थिक क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने चतुर्थ आर्थिक क्रिया की भी चर्चा किया है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंध रखता है। तो हम जिस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे वह प्राथमिक आर्थिक क्रिया से संबंधित था। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या होती है। हमने पिछले क्लास में इस बात को भी बता दिया था कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शिकार या संग्रह, खाद्य संग्रह, शिकार या खाद्य संग्रह की अवस्था क्या थी और उसके बाद पशुपालन की अवस्था क्या थी। शिकार या खाद्य संग्रह की अवस्था मानव सभ्यता के विकास की ऐसी अवस्था थी जिसमें मानव बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं था, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं था, उसका जीवन बर्बर था, आदिम था और वह केवल और केवल अपने क्षुधा की पूर्ति के लिए अथवा अपना पेट भरने के लिए विभिन्न पशुओं का शिकार करता था या विभिन्न प्रकार के फल फूल इत्यादि का संग्रह करता था। वह एक खाद्य संग्राहक था। उसकी सारी की सारी आर्थिक क्रिया का संबंध
केवल और केवल खाद्य संग्रह से था, वह अपने लिए और अपने साथ रहने वाले विभिन्न समूह के लिए भी वह खाद्य संग्रह करता था। अभी परिवार की परिकल्पना, विवाह की परिकल्पना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई थी। अगला जो विकास हुआ वह पशुपालन के क्षेत्र में हुआ। पशुपालन आया। प्राथमिक रूप से जब मानव शिकार या खाद्य संग्रह करता था तो उसे दिन भर बहुत परिश्रम करना पड़ता था, बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता था। फिर उसके दिमाग में बात आई कि हम जिन पशुओं का शिकार करते हैं, क्यों न उन्हीं पशुओं को हम अपने आवास के पास, अपने निवास के पास उसको नियंत्रित करके रख लें। मतलब कि पशुओं को पकड़ ले और उसको बांध करके अपने आवास के पास रखें, ताकि समय समय पर हम अपने भोजन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जब मानव ने इस क्रियाकलाप को करना शुरू किया, त्यों ही पशुपालन की प्रक्रिया विकसित हुई। धीरे धीरे जिन पशुओं को मानव बांध करके रखना शुरू किया, वे पशु पालतू हो गए, मानव के पालतू हो गए। अब पालतू पशुओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति मानव करने लगा। प्रारंभिक अवस्था में जो पशुपालन थी वह अत्यंत प्राथमिक थी। प्राथमिक पशुपालन की अवस्था थी जिसमें चरवाहा पशुपालन था। चरवाहा पशुपालन का तात्पर्य क्या है कि अपने प्रारंभिक अवस्था में मानव का सारा जीवन पशुपालन पर ही केंद्रित था। वह अब दिन भर अपने पशुओं को चराता था और उन पशुओं से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों का विक्रय करता था, या उन पशुओं से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों से अपने क्षुधा की पूर्ति करता था, अपना पेट भरता था। आज भी विश्व के कई हिस्सों में चरवाहा पशुपालन होता है। चरवाहा पशुपालन की प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें पशुपालक अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराते हुए समय व्यतीत करता है और उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों का विक्रय करता है या उनका स्वयं उपभोग करता है। विभिन्न क्षेत्रों में, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से सटे हुए विभिन्न क्षेत्रों में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में और एशिया के एक बड़े भाग में आज भी चरवाहा पशुपालन किया जाता है। पशुपालन के अंतर्गत दूसरा था कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, मतलब कि व्यावसायिक वैज्ञानिक पशुपालन। आज भी विश्व के विकसित देशों में, विश्व के विकसित देश जिसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के देश हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, इन देशों में व्यावसायिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर पशुपालन किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को एक विशाल बाड़े के अंतर्गत रखा जाता है जिसे रेंचेस कहते हैं। उसमें पशुपालन से संबंधित सोफिस्टिकेटेड सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती है और विभिन्न प्रकार की मशीनीकृत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पशुओं को खान पान से संबंधित उनके चरने के लिए जो है रेंचेज होते हैं और उसमें पशुओं को रखा जाता है। और जब पशु एक रेंज से चारा कंप्लीट कर लेते हैं, चराई कर लेते हैं, तो उनको दूसरे रेंचेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। उन रेंचेज में वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से उच्च स्तर के संसाधन मौजूद होते हैं और अधिक से अधिक उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। विश्व के तमाम देश जो पशुपालन के बदौलत ही विकसित देशों की श्रेणी में हैं, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यहाँ पे व्यापक स्तर पर पशुपालन किया जाता है। कनाडा, व्यापक स्तर पर पशुपालन किया जाता है और उन पशुओं से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पाद का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे उनसे प्राप्त होने वाले ऊन, दूध को कन्वर्ट कर दिया जाता है पाउडर में और बहुत सारे प्रोडक्ट, मांस वगैरह,
बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है दूसरे देशों में सेल किया जाता है, दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है और अच्छा खासा संसाधन अर्जित किया जाता है। और इस पशुपालन के द्वारा ही ये विश्व के देश विकसित देशों की श्रेणी में आ गए हैं। अगला है कृषि। कृषि की चर्चा हम अगले दिन करेंगे। थैंक यू सो मच।